5 राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल आता येत आहेत। साधारणतः 4 राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार स्थापन होईल असं साधारणतः निवडणुकीच्या निकालातून प्रतिबिंबित होते आहे। मी सर्वप्रथम या राज्यातील मतदारांना धन्यवाद देईल की आपापल्या विभागातील जनतेची सेवा करण्याची संधी भारतीय जनता पार्टीला त्यांनी दिली। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात जो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जे विष आहे ते दूर करण्याची संधी ही त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला दिली। विश्वगौरव नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये एकीकडे विश्वास व्यक्त करत असताना कार्यकर्त्यांनी केलेल्या परिश्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद हा या विभागातील जनतेने दिलाय। हा विजय आम्ही नम्रपणे स्वीकारतो। भारतीय जनता पार्टीचं सूत्र नेहमीच तेरा वैभव अमर रहे मा हमदिन चार रहे ना रहे असं राहिलंय। विजय झाला तर माजायचं नाही, पराभव झाला तर लाजायचं नाही। या सूत्रांनी नेहमीच भारतीय जनता पार्टीने जनहिताच्या दृष्टीने, देशहिताच्या दृष्टीने नेहमीच निर्णय केले। खुर्चीसाठी मताची लाचारी तुष्टीकरण हे भारतीय जनता पार्टीचं कधीच लक्ष राहिलं नाही। एक मोठं विजन घेऊन विकासाच्या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टीने निवडणुका लढवल्या आणि मनापासून एक कार्यकर्ता म्हणून मला आनंद होतोय की जातीच्या राजकारणाच्या ऐवजी द्वेष, विषारी ईर्ष्या या राजकारणाच्या ऐवजी विकासावर शिक्कामोर्तब केलं। आता या चारही राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र येऊन वेगाने जनहितासाठी विकासाची गाडी वेगाने धावेल असा विश्वास व्यक्त करतो। महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या 5 राज्यांच्या निकालाचे काय राजकीय पडसाद उमटू शकतात येत्या काळात? असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये तर भारतीय जनता पार्टी व शब्दासाठी जागणारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या युतीला 2,30,58,520 मतं दिलीच होती। 161 विधानसभा आमच्या निवडून आल्या होत्या। महाराष्ट्राचं सरकार जनतेच्या मनात हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वातलं होतं। ठीक आहे, काही लोकांनी खुर्चीच्या प्रेमापोटी, स्वार्थापोटी, सत्तेच्या लालसेपोटी बेईमानी केली। हे राज्य बेईमानीचं आहे आणि इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा केव्हा बेईमानी होते त्या बेईमानीचं आयुष्य दीर्घकाळ राहत नाही। आम्हाला उत्तर प्रदेशमध्ये आणि गोव्यामध्ये नजर लागावी, दृष्ट लागावी यासाठी काही लोकांनी प्रयत्न केला होता। उखाड देंगे, फेक देंगे आणि आमच्या मनात त्यांच्याबद्दल राग नाही। मी तर धन्यवाद देतो की उत्तर प्रदेश, गोव्यामध्ये त्यांनी आपल्या उमेदवाराच्या अनामत रक्कमा जप्त करून त्या ठिकाणच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जो सहभाग घेतला त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे। त्यांच्याबद्दल राग असण्याचं कारण नाही। देवेंद्र फडणवीसांचं तर गोव्यामध्ये मोठं यश आहे। अनेक जाणकार, अनेक यामध्ये राजकीय भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात ज्यांच्या मनात द्वेष आहे असे लोक मुद्दाम हे पसरवण्याचा प्रयत्न करायचे की भारतीय जनता पार्टीचे गोव्यामध्ये 8 जागा येत नाही, 9 जागा येत नाही। काही लोक नजर लागावी म्हणून कारण नसताना उमेदवार उभे करून भारतीय जनता पार्टी पडावी यासाठी मनात 24 तास एकच ध्यास की भाजपाचा नाश। पण भाजपाचा नाश झाला नाही। ज्यांच्या मनात एकच ध्यास होता जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली। देवेंद्र फडणवीसांचं गोव्यामधल्या विजयामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाचं कौतुकच केलं पाहिजे। हे निकाल म्हणजे 2024 ची नांदी आहे का? कोणताही निकाल कोणत्याही निवडणुकीची नांदी नसते। शेवटी तुम्ही जेव्हा एखाद्या परीक्षेमध्ये मेरिट येता याचा अर्थ पुढच्या परीक्षेत मेरिट यायचं असेल तर त्याची ती नांदी नाही। तुम्हाला मोटिवेट होऊन तुम्हाला पुढे चांगलं काम करावं लागतं। काँग्रेस हे समजू शकली नाही।
काँग्रेसला तर 54 वर्ष या देशामध्ये सत्ता होती. राज्यामध्ये काँग्रेसचे पहिल्या सार्वत्रिक महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत 213 आमदार निवडून आले होते आणि आज काँग्रेसचे हाल तुम्ही महाराष्ट्रात पाहता की 44 आमदार आहे. ज्या उत्तर प्रदेशनी काँग्रेसला इतके पंतप्रधान दिले त्या ठिकाणी प्रियंकाजी हे झंझावात दौरा केल्यानंतर अजूनही ते 5च्या वरती जाता कामा नये, 4 खांदे द्यायला आणि एक आकटी पकडायला. तर मला वाटतं की या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा हा विजय नम्रपणे घेतला पाहिजे. पण 2024 ज्या पद्धतीने काँग्रेस वागते आहे, ज्या पद्धतीने इतर पक्ष एकच लक्ष की मोदी हटाव, जोपर्यंत या देशामध्ये भय, भूक, आतंकवाद, नक्षलवाद, विषमता हे संपवण्यासाठी जर तुम्ही एकत्र येणार नाही, फक्त मोदीजींना संपवण्यासाठी येणार, तो ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है. अशा लोकांना डिपॉझिट जप्त करून यांची पात्रता दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. हाँ, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव के रुझान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोग बढ़त में हैं, वहीं पंजाब में जो है आपकी हालत खस्ता है, किस तरीके से? पंजाब में हालत खस्ता है ये कहना उचित नहीं होगा. पिछले चुनाव का अगर आप आकलन करोगे तो हमारी 3 जगह थी, अभी उस जगहों में बढ़त हो रही है. और भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि पंजाब में हमारे संगठन पर ध्यान देके आने वाले दिनों में पंजाब की तैयारी शुरू हो जाएगी. जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम कहीं भी नहीं थे, हमारे 3 विधायक थे तो हम 78 तक गए. आप जानते हो कि हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम 3 थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बढ़ाया. बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हमने संगठन को बढ़ाया. चुनाव जीतना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी नहीं होता. लोगों के दिल जीतना, उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लिए स्थान निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है. चुनाव के लिए तुष्टीकरण करना, चुनाव के लिए बेईमानी करना, चुनाव के लिए निचले स्तर की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं हो सकता. आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो विफल रहा? कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है उत्तर प्रदेश में. देखो भाई, नारे से अगर चुनाव जीतते ना तो ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो एजेंसियां चलाते वही देश के मुख्यमंत्री, पंतप्रधान ये पदों पे आसीन होते. नारों से चुनाव नहीं जीता जाता. चुनाव ये जीता जाता काम करके, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर. कार्यकर्ता जो पार्टी का आत्मा होता है वो संगठन शक्ति के माध्यम से जन जन के मन मन तक अपने विकास का विचार पहुंचाने के बाद चुनाव जीता जाता. अगर नारों पे चुनाव जीता जाता तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले जो प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत अच्छे नारे देते हैं, तो शायद वो चुनाव के जीतने में सफल होते. गोवा में कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे विश्वास है देवेंद्र जी का सफल नेतृत्व है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में और गोवा के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों के मजबूत शक्ति के साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, कोई शंका नहीं. दावे तो शिवसेना भी कर रही थी कि हम गोवा में सरकार बना रहे, उत्तर प्रदेश में दावे कर रही थी. अब तो आपको पता है कि गोवा में शिवसेना के विधायक जो खड़े थे, जो उम्मीदवार खड़े थे, उनको कितने वोट मिले. तो दावों के क्या. अंतिम सवाल है आपसे. आज असेंबली के पहले जो है वो नारे लग रहे थे, उत्तर प्रदेश झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है. तो क्या इस तरीके की चीजें हम महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है हमें? देखो, बेईमानी से देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री पद को छीना गया, तो ये बात तो सही है भाई, आपका अधिकार ही नहीं है. हम अधिकार तो तब कहते जब लोगों ने आपको साथ दिया होता, लोगों ने वोट दिए रहते. हम तब कहते कि जब आप अपने बदौलत चुनाव जीतते. आपने तो 24 अक्टूबर 2019 को नतीजे आना शुरू हो गए. जैसे परिणाम आ गए और आपके ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कम विधायक थोड़े से कम आए हैं, आपने बेईमानी की. तो मुझे लगता है बेईमानों का राज ज्यादा दिन नहीं रह सकता है. और हम जनता के बीच में कल आजाद मैदान में जाके हमने शंखनाद किया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, आतंकवादियों के दोस्तों का राज बदल दो. तो जनता आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हमें पूरी तरह से शक्ति से आशीर्वाद भी देगी, साथ भी देगी.
और हमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमें इस हमारे सिंहासन को जिन लोगों ने छीना है उस सिंहासन पर देवेंद्र जी फिर से आसीन होकर जनता की सेवा करें। ईवीएम बहुत बड़ी तादाद में पकड़ी गई थी बाहर और उसमें कुछ गड़बड़ी की भी आशंका से बताई। देखो, ये नापास होने वाले विद्यार्थी का हमेशा का एक कारण रहता है। सिलेबस के बाहर के प्रश्न थे, बुखार आया था, तो ये जो ईवीएम मशीन की बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि आज अकबर बीरबल रहते तो अकबर बोलता कि जैसे अंधों की यादी बनाई थी वैसे एक मूर्खों की यादी बनाओ और उसमें इनके नाम डाल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।